हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो हमारे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए शुरू की गई है। हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 6 की जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विविधता की समझ। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जो विविधता होती है कि एक ही जगह रहने वालों में क्या क्या अलग चीजें उनके रहन सहन खान पान में होती हैं। इस चीज भारत जो है धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भिन्न है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता पाई जाती है। और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि हम देखने में, रंग रूप में, खान पान में आदि में, हमारे में सब में भिन्नता होती है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एक और समीर दो के बारे में। तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि उसने कहा कि मैंने एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार लेकर बेचता था। जब भी मैं वहां साइकिल से गुजरता तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। उस दिन सुर्खियों में हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से चिल्लाकर वह सुनाता रहा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। मतलब उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है? मैंने कहा बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। उसने मतलब रंग रूप को देखकर ये बोला कि आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या फ्रेंड्स क्लियर होता है कि मतलब हम देखने के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, ये हो सकता है ये अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हो, ये हिंदी बोलने वाला है। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। थोड़ा धीरे होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। तो वह जवाब देता है कि उसने हिंदी और सब्जेक्ट के साथ दो और अदर सब्जेक्ट के साथ पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा किस सब्जेक्ट? जो अभी तक कभी स्कूल नहीं गया उसे क्या समझता कि मतलब सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ही मैंने बताना शुरू किया, वह कुछ होता है मैंने शुरू किया तो बत्ती क्या होगी, बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा लिया। मतलब अगले दिन फिर वह वहां पर था, मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर ऐसा लग रहा था जैसे सब्जेक्ट का शब्द जो दूसरा अर्थ है वो पर्जा हो, जिसका अर्थ में वह प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई सो मैंने पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा, कभी नहीं। फिर बात बढ़ी, बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना ऊंचा था, मतलब वो अपने हाइट को मेजरमेंट में बताया, उसने हाथ से बताया कि मैं इतना ऊंचा था, तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर में अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मुझे साथ आती थी, अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। उसने साइकिल की गद्दी के बराबर हाथ करके कहा कि जब मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मैंने पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तब तक बत्ती हरी हो गई, मैं चल पड़ा। उसने पीछे से सही से चिल्लाते हुए बोला, मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। उसने अगले दिन क्या कहा? मेरा नाम समीर है। बड़े शर्माते हुए उसने मेरा नाम पूछा। मतलब किसी बड़े आदमी से उसने शर्माते हुए नाम पूछा। उस आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। यानी कि दोनों का ही नाम, खरीदने वाले, अखबार खरीदने वाले और अखबार बेचने वाले, दोनों का नाम क्या है? समीर। क्या उसकी आंखें चमक उठी? मैंने कहा हाँ। मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का क्या अर्थ होता है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन? जानते जानते हो कौन है? हनुमान। तो अब तो हम दोनों समीर एक और समीर दो हुए। वह खूब खुश होते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया और साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था। पर उसके हाथ की गर्माहट अभी तक मैं महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। मेरठ में उसने क्या कहा? कि बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसके परिवार वाले वहां थे। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया,
ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। उसने क्या बोला? मुस्लिम समीर हूँ। और सभी लोग मेरठ में हैं, मेरे जो सभी लोग हैं मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। तो इससे क्या पता चलता है कि समीर एक नाम होने के बावजूद भी एक समीर मुस्लिम है और एक समीर हिंदू है। अगले दिन मैं चौराहे पर नहीं था, उसके बाद वह कभी नहीं दिखा, ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। वही देखते हैं, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी वे दूसरे से बात कर पाए। इसके लिए प्रयास किया, उनके बात करना महत्वपूर्ण था। समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी जो बिल्कुल वे अलग थी। समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई, दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनके भोजन और घर कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसमें हमने पहले पढ़ा। वह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि एक गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है कि कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है, ना ही ज़मीन और ना पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीर विविधता का नहीं, यानी कि जो असमानता यानी गैर बराबरी का है। लोगों के बीच विविधता का रूप नहीं है अमीरी और गरीबी, यह गैर समानता या गैर बराबरी का है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज में अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार है कि वे किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। यानी कि क्या है आज के टाइम की जो जाति है वो फिक्स कर दी गई कि जो जिस जाति में पैदा हुआ वह उसे बदल नहीं सकता। अब अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए, आपकी जाति कुम्हार ही होती, आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति अपनी जाति से जुड़ा पेशा भी नहीं बदल सकता। उसे ज्ञान के अलावा कुछ अन्य ज्ञान हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। जरूरी क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि पता है काम कुम्हार का ही करना है, तो वे क्या सोचते हैं कि हम अपना काम ही सीख लें और पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा जब हमें कुछ और करना ही नहीं है। तो ये होता है कि वे उसमें रह जाते हैं, वे अपने ही काम को लगातार करते रहते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, अब हम देखते हैं ये कि हो सकता है कि हमारे कहा गया है कि समीर एक जैसे दोस्त बने हैं, वैसे आपकी भी सहेलियां होंगी, आपसे अलग होंगी, उनके साथ अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए हों, कपड़े पहन कर देखो, थोड़ा बहुत उनकी भाषा भी हो सकता है आपने सीखी हो। तो ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग बनाती हैं। आपको शायद कुछ अलग तरह की जो जानवर, रानियाँ, साहसिक घटनाएं, भूतों की कहानियाँ पसंद हो। संभवतः कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद हो। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में, मतलब सब चीज़ों की सबकी अलग अलग चॉइस होती है, इस तरह से बताया गया है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक की दोस्ती, लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोग राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोता लगाया। मतलब सब व्यक्ति जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी तरह सोच रहे हैं। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकल कुछ साहस की कहानियाँ लिख रहे हैं। जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहाँ केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद। इस तरह एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो पशु को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। केवल सांप सीढ़ी खेल मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? अब ये बताइए कि अगर किसी को इतनी ही चीज़ों में रहने को मिले तो वे क्या चीज़ लिख पाएंगे? वे उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, उससे अलग नहीं। अब भारत की विविधता देखते हैं। भारत में जो विविधता है, भारत में विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता है। गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके क्या हैं वो अलग हैं। विविधता क्या है? हमारे करने के तरीकों में। अब हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं?
करीब 2 सवा 2 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार और हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग यात्राएं करते थे। कैसे करते थे? वे पानी के जहाज में, घोड़ों, ऊँटों पर बैठकर जाते थे या फिर वो पैदल चलकर। अक्सर वे यात्राएं किस लिए करते थे? अक्सर वे यात्राएं करते थे खेती में बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, व्यापार के लिए। क्योंकि इस यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो लोग क्या करते थे, वे नई जगह पर जाकर थोड़े समय तक के लिए रुक जाते थे। कहीं सूखा और अकाल आ गया तो उस वजह से भी वे घर छोड़ देते थे, पेट भर खाना नहीं मिलता था उन्हें, तो वे नई जगह जाकर बसते। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ दिया करते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। क्या होता है कि जब हम किसी भी नई जगह जाएंगे तो क्या होगा, हमारे रहन सहन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पुरानी तरह ही चलती रहती हैं, जैसे हो सकता है कि उनका भोजन, कुछ चीज़ें नई और पुराने का मिश्रण भी हो जाता है। हमने मतलब कुछ नई चीज़ें खानी शुरू कर दी दूसरे को देख के, कुछ हम अभी भी पुरानी ही खा रहे हैं। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। इस तरह क्या होता है, एक मिश्रित यानी कि मिलीजुली संस्कृति उभरती है। लोग क्या करते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थितियों में किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क होता है। और न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करते होंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां, अनाज उगाते हैं, मुश्किल से ही उगाते हैं। कोई दो चार ही ऐसे होते हैं कि हाँ अपनी सब्जी और अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल के उदाहरण देखेंगे। उसमें उसके जरिए हमें जानने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। पहले हम लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं और पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में जो पिघलती बर्फ है उसी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं। यहाँ पर क्या पाली जाती है? एक खास किस्म की भेड़, जिससे क्या प्राप्त होता है? जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है और यह ऊन बड़ी कीमती है। इसी से पश्मीना शॉल बनाई जाती है जो बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। तो लद्दाख में मेनली क्या हो रहा है, भेड़ पाली जा रही हैं और उनसे पश्मीना ऊन प्राप्त की जा रही है, जिससे पश्मीना शॉलें तैयार की जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि यहाँ व्यापारी आने को आकर्षित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल दें कि रेगिस्तान है तो यहाँ पर व्यापारी नहीं आते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा। किसके रास्ते? लद्दाख के रास्ते ही क्या पहुंचा? बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय होता है। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। क्या है तिब्बत का ग्रंथ? केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा है और इससे मेंस में सवाल आने के बिल्कुल चांसेस हैं। भले ही इससे प्री में क्वेश्चन ना बने लेकिन मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हो सके तो फ्रेंड्स एक बार इसे सेल्फ रीड जरूर कर लिएगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप इस पर कुछ लाइनें लिखना चाहते हैं, अगर आप 100 वर्ड अपने शब्दों में कोई अनेकता में एकता पर लिखवाए या भारत किस तरह से विभिन्नताओं वाला देश है, तो इस तरह से आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। क्या हुआ?
सबसे पहले अरबी और यहूदी जो व्यापारी हैं वो केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कोई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्ने बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो कौन लिख रहे हैं? इब्ने बतूता लिख रहे हैं मुसलमान समुदाय के बारे में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचते हैं। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक जाने का समुद्री रास्ता खोजा। ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आकर बसे हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध और धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आते हैं। अब चीन के व्यापारी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ हमें देखते हैं। यहाँ मछली पकड़ने के जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला तलने के लिए लोग जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी, यानी कि जाल को चीना वाला और चीना चट्टी क्या है? बर्तन है जिसे तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं। इसमें चीन शब्द की उत्पत्ति इस बात की इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मांस, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले एक त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण होता है वहाँ होने वाली नाव प्रतियोगिता। तो वहाँ पर क्या नाव प्रतियोगिता की जाती है? ओणम फेस्टिवल में। जहाँ केरल, अब ये केरल और लद्दाख की बात हमने अलग अलग कर ली। अब हम इन्हें देखते हैं कि इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग है। जहाँ केरल और लद्दाख भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मशालों की खेती को संभव बनाती है और वहीं क्या लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। उनके किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। क्या विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रिवाज, जीने का तरीके नए नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं, दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब बात कर रहे हैं स्वतंत्रता विविधता में एकता। भारत की विविधता और अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, लेकिन उनका राज चलता रहा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक ही हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक गाई जाने वाली कुछ पंक्तियां दी गई हैं इसमें। अब आगे देखते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस पर पंडित नेहरू भाषण दे रहे हैं। यह गीत अमृतसर जलियांवाला जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिपूर्ण निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी और बाग में इकट्ठे होकर जो सभा कर रहे थे उसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग मारे गए थे। कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह जो हैं वे विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे की को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार
हमें दिया। तो अनेकता में एकता का विचार कौन दे रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू दे रहे हैं। किस में दिया है? अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज में। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे आप अपने शब्दों में हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी कुछ पॉइंट अगर आप लिख के बता दें भारतीय जो राष्ट्रीय गान के बारे में, भारतीय झंडे के बारे में और अनेकता में एकता के बारे में, जिस पर भी आपके विचार ये लगते हो कि हाँ आप 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, उस पर आप ज़रूर लिखें। और लिखने की कोशिश अगर आप अभी से करेंगे तो आपको मेंस में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस हमें मेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए और कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। ये आपके विचार से भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब में लिए गए वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए उस गाने की पंक्ति को चुनिए, आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। अब लद्दाख और केरल की तरह ही उन्होंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र चुनिए जहां कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।